राजस्थान में मावठ ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में धुंध से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान में लगातार कहीं बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल रहा है और सर्दी का एहसास लोगों को जबरदस्त तरीके से होने लगा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, जहां दिन में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और ठिठुरन प्रदेश में काफी बढ़ गई है। हालांकि 10 सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ये दूसरी बार है जहां नवंबर में सबसे कम सर्दी देखी गई है। तो नवंबर की लास्ट वीक से लोगों को प्रदेश में सर्दी का एहसास होने लगा है। तो सर्दी का प्रकोप लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिसंबर का महीना भी आज से शुरू हो गया है और अब कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और इसी के साथ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और सर्दी से बचते भी नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान में पहली मावठ के बाद अब लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बात करें अगर सीमावर्ती इलाकों की और जहां पर खेत खलियान ज्यादा हैं, तो तापमान में ज्यादा गिरावट इन इलाकों में भी देखी गई है। तो मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया था कि 25 नवंबर से 28 नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद अब भी कई जिलों में बूंदाबांदी देखी जा रही है और अब कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। हालांकि कल और परसों 2 दिन तापमान सही रहा प्रदेश में। सूरज निकलने से लोगों को सर्दी का एहसास और ठिठुरन कहीं ना कहीं कम दिखाई दी, लेकिन बावजूद इसके आज सुबह से घना कोहरा देखा जा रहा है प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में। हालांकि पहली मावठ के बाद किसानों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दी, क्योंकि फसलों के लिए ये काफी फायदेमंद है, लाभदायक है और इसी के साथ पहली मावठ से रबी की जो फसलें हैं उनको खासा फायदा होता नजर आया है। तो कोहरे की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है कोहरे में और इसी के चलते दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल करके लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ता है। तो तस्वीरें आपको लगातार समाचार प्लस पर अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश में अब सर्दी बढ़ती जा रही है। सभी अलग अलग जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और लेकिन पर्यटकों के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से गर्मी पड़ती है, लोग गर्मी के सीजन में यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि तापमान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है और सर्दियों में लोग यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। और अगर बात टूरिस्ट की करें तो प्रतिदिन करीबन 10,000 से 12,000 टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं। बात राजधानी की कर रहे हैं, क्योंकि फोर्ट्स घूमने के लिए लोग यहां पर ज्यादातर आना पसंद करते हैं। तो एक तरफ दिवाली थी और दिवाली के बाद विधानसभा चुनाव थे प्रदेश में और चुनाव के बाद अब लगातार पर्यटकों का आना यहां पर शुरू हो गया है।
तो चलिए अब आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा देते हैं कि मौसम का हाल क्या है और इस वक्त किस जिले में ज्यादा प्रभावित लोग कोहरे की वजह से होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सिरोही से हमारे सहयोगी अनिल रावल का। अनिल, मौसम का हाल इस वक्त क्या है सिरोही में और आप कहां मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, बताना चाहूंगा कि माउंट आबू में लगातार तापमान जो है गिरता जा रहा है। कल जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया था, तो आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिरावट हुई है और 3 डिग्री दर्ज किया गया है। कल सुबह बाजारों में सर्दी की वजह से सन्नाटा पसरा रहा। जो पर्यटक है वो होटलों में दुबके रहे। लोग अलाव के सारे सर्दी भगाने का जतन कर रहे हैं जी। लेकिन अभी जिस तरीके से आपके पीछे तस्वीरें नजर आ रही है कि सूर्य देव ने दर्शन दे दिया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, सुबह कड़ाके की ठंड के बाद अब सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं। अब धूप निकलने लगी है, जिसके बाद लोग और जो पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं वह भी होटलों से बाहर निकल अब पर्यटक स्थलों पर की ओर जा रहे हैं। जी अनिल, अगर बात करें सीजन की तो सबसे ज्यादा कौन से महीने में यहाँ पर पर्यटक आना पसंद करते हैं? क्योंकि बात दिवाली की करते हैं तो हालांकि दिवाली पे वेकेशन होता है, लेकिन लोग घरों में ही, सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, तो घरों में ही ये त्योहार मनाना पसंद करते हैं। और उसके बाद विधानसभा चुनाव थे, तो चुनावों के बाद अब सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, तो कौन सा महीना ऐसा होता है जहाँ जब सबसे ज्यादा पर्यटक माउंट आबू में आना पसंद करते हैं? क्योंकि माउंट आबू एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान का। जी देखिए, बताना चाहूँगा माउंट आबू की सर्दी अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है और माउंट आबू में लोग सर्दी का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो घूमने के लिहाज से बात करें तो दिसंबर का महीना जो है घूमने के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और देश भर के पर्यटक यहाँ पर सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। दिसंबर में कई बार टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, -3-4 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, जिसके पर्यटक यहाँ पर जो पहुँचते हैं वह इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हैं। हालांकि दिवाली सीजन माउंट आबू में सबसे बम्पर सीजन माना जाता है। दिवाली के 5 दिन बाद जो सीजन चलता है वह पूरे साल का सबसे बड़ा सीजन माना जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंचते हैं जी। जी अनिल, अगर बात करें इस बार की सर्दी की तो नवंबर का जो महीना है, 10 साल के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, तो नवंबर में सबसे कम सर्दी दर्ज की गई है। बात अगर माउंट आबू में करें तो कैसी सर्दी इस वक्त वहां पर है? क्योंकि आप लगातार पिछले कई सीजन यहां पर रहे हैं और आपने देखा है, तो नवंबर में जिस तरीके की सर्दी है तो वो कम मानी जा रही है, ज्यादा मानी जा रही है? क्योंकि पहली मावट भी हो चुकी है। आज के तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। नवंबर महीने में ये तापमान हालांकि सबसे कम माना जा रहा है कि 3 डिग्री का तापमान जो है नवंबर महीने में होना बड़ी बात है। और दिसंबर जैसे जैसे आएगा कल से दिसंबर शुरू होगा, तो वैसे ही यहाँ पर तापमान में और ज़्यादा गिरावट होगी और तापमान माइनस में भी चला जाता है कई बार। तो जिसके चलते नक्की लेक और अन्य जो जल स्रोत है वहाँ पर बर्फ की काई भी जम जाती है जी। जी अनिल, कोहरे की वजह से यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो बात करें अभी जो मौसम के हाल है, कितना कोहरा वहां पर रोज सुबह दिखाई दे रहा है और यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है? देखिए, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में कोहरे का तो असर कम होता है पर धुंध बहुत होती है। जो अल्स्ट पहाड़ियाँ हैं वो धुंध से हटी हुई थी, जिसको निहारने के लिए पर्यटक निकलते हैं और अब पहाड़ियों के नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं और साथ ही सेल्फी का भी आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं और साथ ही गर्म व्यंजनों और गर्म कपड़ों के सारे सर्दी पकाने का जतन भी कर रहे हैं जी। जी अनिल, अगर बात करें माउंट आबू में तो कौन सा ऐसा प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है जहां सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो आना पसंद करते हैं? हालांकि माउंट आबू पूरा ही खूबसूरत है और सभी जगह वहां पे घूमने लायक है, लेकिन वहां पे जहां जो सबसे ज्यादा टॉप पे होता है, हिल पे होता है, वहां पर लोग ज्यादातर सनसेट या सनराइज पॉइंट पर आते हैं। जी बिल्कुल, सनसेट के अलावा ही माउंट आबू का सबसे जो आकर्षण का केंद्र है वह नक्की लेक है, जहाँ आज सुबह पर्यटक अपने होटलों के कमरों से निकलकर नक्की लेक की ओर जाते हैं और वहाँ घूमने का आनंद लेते हैं। साथ ही दिलवड़ा का जैन मंदिर है, वहाँ पर पर्यटक दोपहर के बाद जब मंदिर खुलेगा 12 बजे बाद तब वहाँ जाएंगे। इसके साथ ही जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहाँ पर भी लोग जाते हैं और इस मौसम का आनंद लेते हैं जी। जी अनिल, अगर बात करें व्यंजनों की तो सबसे ज्यादा क्या फेमस है सिरोही माउंट आबू में? माउंट आबू की बात करें तो खास तौर पर फेमस की बात करें तो आबरूट में रबड़ी फेमस है यहाँ की। जो माउंट आबू घूमने के बाद जब पर्यटक वापस लौटते हैं घरों की ओर तो आबरूट से रबड़ी जो ले जाना पसंद करते हैं। साथ ही गर्म व्यंजनों में चाय और गर्म व्यंजन सर्दी के मौसम में जरूर खाते हैं। चलिए, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। आपके पीछे जो नज़ारा है वो समाचार प्लस के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त कैसा मौसम सिरोही माउंट आबू में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिले
के साथ साथ सभी जिलों की हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। और माउंट आबू जो कि लोगों को खासा पसंद है और हर वीकेंड पे वेकेशंस में लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो ये तस्वीरें सीधा आपको सिरोही माउंट आबू से दिखा रहे हैं, जहां आज सूर्यदेव ने तो दर्शन दे दिए हैं, लेकिन लगातार सर्दी का प्रकोप जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जी अनिल, अगर बात करें पर्यटकों की तो यहाँ पर जो जरिया है यहाँ पर आने का, तो लोग सबसे ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं? लोग ट्रेन से आना यहाँ पर पसंद करते हैं, बस से आना यहाँ पर पसंद करते हैं, या खुद के व्हीकल से आना यहाँ पर पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहता है माउंट आबू घूमने के लिए? जी देखिए, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में सबसे ज्यादा पर्यटक जो है गुजरात से आता है। पड़ोसी राज्य गुजरात होने की वजह से गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आता है। ऐसे में जो पर्यटक है वो खुद की कार से ही यहाँ पर अधिकतर आते हैं। इसके साथ ही ट्रेन की जो सुविधा है वो आबू तक है। आबू के बाद वह बाकायदा कार किराए पर करके यहाँ से माउंट आबू घूमने जाते हैं और माउंट आबू घूमने का आनंद लेते हैं। जी तो देखिए, प्रदेश में लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें अभी सबसे पहले हमने आपको सिरोही माउंट आबू से दिखाई है, जहां पर्यटकों का आना अब शुरू हो गया है, क्योंकि राजस्थान में पहली मावठ हो चुकी है और जिसके बाद जो ठिठुरन है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ चुकी है। कई जिलों में बारिश देखने को मिली है और उसके बाद से जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और क्योंकि राजस्थान एक हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो काफी फेमस रही है। राजस्थान की अलग अलग किले हैं यहाँ पर घूमने के लिए, फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, तो अधिकतर जो पर्यटक है वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में, क्योंकि राजस्थान की जो गर्मी है तो उस वक्त तापमान यहाँ पर काफी ज्यादा रहता है, तो लोगों को काफी परेशानी भी होती है गर्मी के मौसम में यहाँ पर घूमने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल सीजन है वो विंटर सीजन माना जाता है। और बात अगर करें राजस्थान के अलग अलग जिलों की, तो जोधपुर की, जैसलमेर की, यहाँ पर सर्दियों के मौसम में खासा पर्यटकों के लिए अलग अलग आयोजन भी किए जाते हैं। बात जैसलमेर की अगर करें तो यहाँ पर फोक नाइट्स का आयोजन किया जाता है पर्यटकों के लिए, कैमल राइड्स यहाँ पर होती है। और इसी के साथ राजस्थान का जो फूड है वो भी सबसे ज्यादा फेमस है, और इन्हीं चीजों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है वो खासा फेमस है और ये देखने को मिलता है। और इसी के साथ राजधानी से हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटपुतली से भी गिरिराज नायक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले निरंजन, आपका रुख करूंगी, कैसा मौसम आज राजधानी में देखा जा रहा है? जो है सूर्य जो है अभी तक छुपे हुए बादलों में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो 15 डिग्री के नजदीक जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं आप पर्यटन स्थलों की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पर्यटन स्थल जो है पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। देखिए तापमान की हालांकि पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद जो है जो एक्टिविटी हो रही थी बरसात की या फिर नमी की जो एक्टिविटी हो रही थी वो कहीं ना कहीं थम गई है, मगर जो ठंडी हवा चल रही है या फिर कहें वो मौसम में जो नमी है वो अभी भी बरकरार है और ठंडी हवाओं की वजह से जो है लोगों को हल्की ठंड का जो है एहसास हो रहा है। तापमान 15 डिग्री से नीचे अगर बात करूं तो करीब 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है इस तरीके का तापमान जो है कम से कम दर्ज किया जा रहा है। अभी माउंट आबू के साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए थे, माउंट आबू में सबसे कम जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा शेखावाटी के जो इलाके हैं जो जयपुर से सटे हुए हैं, चाहे वो सीकर हो चाहे वो झुंझुनू हो, इधर के जो इलाके हैं उनमें भी जो है सर्दी का प्रकोप जो है नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही जो है फोरकास्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी है उसमें जो है आगामी दिनों में घना कोहरा हो गया या फिर इसके अलावा तापमान घटने की जो है चीजें बताई गई हैं और किसानों को किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखना है वो भी मौसम विभाग की ओर से जो फोरकास्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं विभाग के द्वारा जो कही गई बात की, तो उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जिस तरीके से दिसंबर बढ़ेगा, आज देखिए 1 दिसंबर है, जैसे जैसे दिसंबर का आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है तापमान और कम होगा, न्यूनतम तापमान घटेगा। उसके अलावा दिन का जो अधिकतम तापमान है वो भी कहीं ना कहीं घटेगा। अभी तक की बात करें तो 15 डिग्री से ऊपर जो तापमान है अधिकतम वो जयपुर का दर्ज किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब 30 डिग्री से नीचे जो है आ चुका है। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है
विजिबिलिटी है वो बहुत कम बनी हुई है। और जी ये बिल्कुल राजधानी की निरंजन, हम क्योंकि बात अगर राजधानी की करें तो आज काफी ज्यादा राजधानी में कोहरा देखने को मिल रहा है, यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हालांकि जयपुर में क्योंकि ये सिटी है, अर्बन एरिया है, तो यहाँ पर ज्यादातर कोहरा नहीं देखा जाता है। जो खेत खलियानों का जो इलाका होता है, सीमावर्ती इलाके होते हैं, वहां पर ज्यादा कोहरा देखा जाता है। चारू बिल्कुल, देखिए कल हमने जिस तरीके की तस्वीर समाचार प्लस पर दिखाई कि लोग हैं ग्रामीण इलाके के, जयपुर से 50 किलोमीटर दूर का इलाका है। हालांकि जो है जयपुरी लगता है वो चोमू का इलाका है, मगर वहां पर कम विजिबिलिटी है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर घने कोहरे का जो है प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि जयपुर में जो है कोहरा बहुत कम देखने को मिलता है, मगर जैसे जयपुर से हम बाहर निकलते हैं, हालांकि होता वो जयपुर ही है, मगर जयपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है कोहरा और विजिबिलिटी जो है कम होती चली जाएगी। उसी तरीके से ठंड का भी है, सर्दी भी उसी तरीके से, जैसे विजिबिलिटी कम होगी वैसे वैसे सर्दी जो है बढ़ती हुई चली जाएगी। और ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो जयपुर के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा जो है सर्दी का प्रकोप जो है देखा जा रहा है। वहाँ किसान हालांकि खुश है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते, असर के चलते पिछले 2 या 3 दिन पहले से जो बरसात हो रही थी, वो मावट जो है कहीं ना कहीं किसान के लिए एक अमृत के समान जो है वो साबित हुई है। और किसान उससे काफी खुश है कि देखिए दिसंबर के महीने में जो है सर्दी की पहली शुरुआत होती है, मगर जो पश्चिमी विक्षोभ आया उसने नवंबर के महीने में ही है लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। और इसी के चलते देखिए जो इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो पर्यटन पर हो, चाहे वो मार्केट पर हो, चाहे वो किसानों के चेहरे पर हो, ये साफ तौर पर जो है देखा जा रहा है। जी तो भूपेंद्र बिश्नोई हमारे सहयोगी जोधपुर से भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका भी रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, एग्जिट पोल कल आ गए हैं, सियासत गर्मा गई है। बात अगर मौसम के हाल की करें तो सर्दी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिल्कुल देखिए सर्दी जरूर बढ़ रही है, लेकिन सियासी माहौल काफी गर्म है। एग्जिट पोल आने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों की धड़कनें काफी तेज है। पश्चिमी राजस्थान में क्या होने वाला है ये 3 तारीख को तय होगा, लेकिन एग्जिट पोल फिलहाल भाजपा को आगे दिखा रहे हैं। मौसम की बात करूं तो मौसम में आज थोड़ा बदलाव जरूर है। आज सूर्य देवता सूर्य नगरी में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठंडक जो है वो बरकरार है। 2 से 3 दिन लगातार जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, लगातार जो है बादल छाए रहे, बूंदाबांदी हुई, लेकिन आज फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि तापमान 17 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम लगभग 27 से 28 डिग्री है। तो काफी राहत है आज सर्दी से, लेकिन मौसम विभाग ने जैसा कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर देखने को मिलेगा, यानी अगले कुछ दिनों में 3 और 4 तारीख के बीच एक बार फिर बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है। तो कुछ फिर से सर्दी लौटने की आशंका है, महावट होने की आशंका है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो वहीं आपको ये चीज भी बता दूं कि ये वक्त जो है पश्चिमी राजस्थान में जहां जमीन सिंचित नहीं है, यानी जो बारिश में सर्दी से जो है फसल होती है, चाहे उसमें चना हो, चाहे रायरा हो या तारा मीरे की फसल हो, इनके लिए फिलहाल जो है अच्छी खबर ये है कि एक माहवट हो चुकी है, दूसरी माहवट होगी तो उन फसलों को काफी फायदा मिलेगा, खासतौर से किसानों को काफी फायदा मिलेगा कि एक बार फिर माहवट हुई तो फसल अच्छी होगी। तो फिलहाल जोधपुर के तापमान की बात करें तो सूर्य नगरी में सूर्य देवता आज दर्शन दे रहे हैं। थोड़ी टेम्परेचर में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। जी तो चूरू से हमारे सहयोगी कुंज बिहारी भी लाइव कनेक्ट है, उनका भी रुख करते हैं। जी कुंज बिहारी, आज चूरू का मौसम क्या कुछ कह रहा है? और ठंडी हवाएं चल रही है, साथ ही जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम है। मौसम विभाग ने सुबह 8:30 बजे का जो टेम्परेचर लिया है वो 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन मौसम बहुत सर्द है, स्कूली बच्चों को भी बहुत परेशानी हुई। और चूरू का जो मौसम है वो वैसे भी पूरे देश दुनिया में ख्यातनाम है, चाहे गर्म हो या चाहे सर्द मौसम हो, दोनों ही मौसम में अलग ही एक नजारा देखने को मिलता है। हाड़ कंपा देने वाली और गलन की सर्दी का अभी इंतजार है और पारा जमाव बिंदु के पास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी कुंज बिहारी, अगर बात चूरू के तापमान की करें और मावट की बात करें तो ये लास्ट वीक में हुई है नवंबर के, और बीते 10 साल के रिकॉर्ड की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे कम सर्दी पड़ी है इस बार नवंबर में। हमेशा सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और चूरू में सबसे ज्यादा जो तापमान है वो कम दर्ज किया जाता है। तो बीते दिनों की अगर बात करें, पिछले सीजन की अगर बात करें तो और इस बार के सीजन को अगर कंपेयर करें तो कैसा सर्दी का माहौल इस बार चूरू में रहा है, और हमेशा क्योंकि यहाँ पे तापमान कम दर्ज किया जाता है?
जी, चूरू का तापमान अन्य जो जिले हैं, पड़ोसी जिले, उनसे काफी मतलब कम रहता है। चाहे वो झुंझुनू हो या सीकर हो, उनसे काफी कम रहता है। लेकिन अभी जैसा कि नवंबर में इस महीने सर्दी का एहसास कम हुआ है। अब जैसे कि जो कोहरे का मौसम बना हुआ है 3-4 दिन से लगातार, तो उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी। हालांकि मावठ यहाँ अभी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। बूंदाबांदी का पिछले 2-3 दिनों के समय से मौसम था, वो भी अभी नहीं हो पाई है। तो किसानों को मावठ का इंतजार है और मावठ के बाद में यकीनन चूरू की सर्दी एक साथ बढ़ेगी। चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव कनेक्ट है जोधपुर से। भूपेंद्र, जोधपुर में अगर पर्यटन की बात करें तो कैसा माहौल इस बार टूरिस्ट को लेकर के देखा जा रहा है? क्योंकि दिवाली थी, बीच में विधानसभा चुनाव थे और अब दिसंबर के अंदर वेकेशंस आने लग गई हैं, तो पर्यटकों का आना शुरू हो गया है सूर्यनगरी में। जी बिल्कुल, देखिए पर्यटन सीजन की बात करें तो पर्यटन सीजन जोधपुर में अक्टूबर के मध्य से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा देर से शुरू हुआ। लेकिन अच्छे पर्यटक जो है जोधपुर पहुंच रहे हैं, जिनमें देशी और विदेशी पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। देशी पर्यटकों को लेकर भी जो है स्थानीय गाइड और होटल्स व्यापारी है काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि एक वो धारणा थी कि देशी पर्यटक जब घूमने आता है तो पैसा कम खर्च करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। देशी पर्यटक काफी अच्छा पैसा खर्च कर रहा है, मार्केट में काफी अच्छा पैसा आ रहा है। पर्यटक यदि पश्चिमी राजस्थान में आता है तो जोधपुर, जैसलमेर और कई जगह जो है बाड़मेर तक घूमने के लिए जाते हैं, काफी चीजें देखने के लिए जाते हैं। तो एक सर्दियों की मौसम मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के लिए पर्यटन सीजन लेकर आती है। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि अभी जो है तमाम होटलें लगभग शहर की तमाम फुल है। जो होटल का ट्रैफिक जो था 1000 रुपए से लगाकर अगर आप 5 स्टार होटल में जाएं तो वह लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। तो काफी होटल व्यवसायियों को उम्मीद है। उसके अलावा ट्रेनें, तमाम तरीके की जो ट्रेनें तमाम जो जोधपुर पहुंचती है उनमें भी काफ़ी अच्छा क्राउड जोधपुर पहुंच रहा है। तो एक अच्छा पर्यटन व्यवसाय यहाँ इस बार मिलने की उम्मीद है। देखिए जब पर्यटक आता है तो उसके साथ कई व्यवसाय जो है उससे जुड़ते हैं। चाहे सड़क पर ठेला लेकर जो अपना सामान बेच रहा है उसको भी उम्मीद होती है कि कोई विदेशी घूमने या देशी घूमने आया है तो उससे 2 पैसे की खरीदारी करेगा। तो तमाम लोगों को एक अच्छे व्यापार की उम्मीद है। स्थानीय गाइड्स काफ़ी खुश है क्योंकि अब पर्यटक जो है कनेक्टिविटी बढ़ी है, जोधपुर की फ्लाइटें बढ़ी है, तो एक अच्छा पर्यटन जो है देशी के अलावा विदेशी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो एक अच्छी उम्मीद इस बार अच्छे पर्यटन की जोधपुर के तमाम लोगों को है कि अच्छा पर्यटक यहाँ आता है तो उससे तमाम व्यवसाय में जो है एक बूम आएगा। तो इसी उम्मीद में कि अगर थोड़ी सर्दी और बढ़ेगी तो और अधिक पर्यटक यहाँ जोधपुर घूमने आएंगे, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान घूमने आएंगे। चलिए भूपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार हमारे सहयोगी कोटपुतली से गिरिराज नायक भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। गिरिराज, आपके पीछे काफी कोहरा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मौसम का हाल इस वक्त कोटपुतली में है? जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोटपुतली के हाईवे 48 पे खड़ा हूँ, जहाँ की कल की जो बारिश हुई है दोपहर बाद में 12 बजे बाद में, उसको लेकर देर रात तक कोहरा यहाँ हाईवे पे देखने को नजर आया। वहीं गाड़ियों को जो यातायात कर रहे हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें सर्दी की तो सर्दी काफी बढ़ चुकी है और किसानों का कहना है कि ये तो कोहरा है तो फसल के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि जिन्होंने बिजाई कर दी है फसल में उस फसल को वहाँ जो नमी है, नमी के कारण उनको काफी फायदा होगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना भयंकर कोहरा है, जो गाड़ियां अपनी हेड डिपर जलाकर जो गाड़ियां निकल रही है, आप इन तस्वीरों में देख के लगा सकते हो अंदाजा कि किस तरीके से जो लोगों को इस ठंड से कितनी मतलब परेशानियां हो रही है। ऐसे में मेरे साथ में एक किसान है, उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, ये जो कोहरा हो रहा है इससे फसल को कितना फायदा होगा? क्या फायदा होगा? ठीक है भाई, जा रहा हूँ। तो ये बता रहे थे कि फसल को काफी फायदा होगा और हमारे साथ ये भी है, ये कहाँ जा रहे थे आप? तो अभी आपके पास में जो अभी 2 दिन से तो ठंड बढ़ी है, इससे कितना क्या फायदा है? कितना फायदा है? बात करें आपने ये लोई ओढ़ रखी है तो कितनी सर्दी महसूस कर रहे हो? कब से हो रही है ये ठंड? उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ी है और मैं ये हाईवे के ऊपर जहाँ दिल्ली जयपुर के लिए यात्री यहाँ बसों का इंतजार करते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये इधर जयपुर का जो है
इधर जाने वाले यात्री खड़े हैं, उन यात्रियों से हम जानकारी लेंगे कि इस जो सर्दी है, इस सर्दी में वो किस तरीके से। भैया आपका नाम बताइए। ये मेरे साथी है सर, आपका नाम बताइए। विक्रम जी, तो सर्दी है ये 2 दिन से, ये जो हो रहा है तो कितना का फायदा करने की करेंगे? नुकसान ही हो रहा है काफी, हमारा पड़ रहा है अभी खेती में वाल भी नहीं हुई है। उससे पहले बात करें लोगों का दिखाने का, तो ये भी कहना है कि ये तो कोहरा पड़ रहा है तो इससे जो बिजाई की गई है फसल, उसमें नमी इसके कारण फसल में काफी ग्रो होगा, काफी फायदा होगा। ऐसे में हम और भी बात करते हैं, जो यात्री भी खड़े हैं। राज, जिस तरह से तस्वीरें आपके पीछे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोटपुतली में बारिश भी हुई है। जी, मैंने पहले बताया था कि कल 12 बजे बारिश हुई थी, उसको लेकर के जब रात को जब कोहरा जमने लगा तो भी काफी परेशानी हुई। कल बारिश अच्छी बारिश हुई थी, करीब आधा पौने घंटे जो बारिश है तो बारिश हुई थी। ऐसे में हमारे साथ में एक टैक्सी चालक है, वो भी इस कराची की ठंड में अपना दैनिक जो कार्य है वो कर रहे हैं, इनसे भी जानकारी देते। भैया कैसी ठंड है, मतलब बात करें आप कितने बजे आ गए? ठंड ज्यादा है। तो ये जो कोहरा जम रहा है इसमें चलिए गिरिराज, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ अब निरंजन का रुख करना चाहेंगे। निरंजन, बात अगर जयपुर में करें पर्यटकों की, तो कैसा माहौल इस वक्त सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर देखा जा रहा है? क्योंकि लगातार आंकड़े आपने हमें बताए थे कि 10 से 12 हजार जो लोग हैं वो हर रोजाना यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। चारू, देखिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी अभी जो अपडेट आया है मौसम विभाग की ओर से, वो कह रहा है कि जयपुर में आगामी 24 घंटे हैं, उनमें बरसात हो सकती है और छोटी छोटी जो है बूंद आ सकती है या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अभी फिलहाल जो है तुरंत अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट में कहा गया है कि जो है जयपुर का मौसम अचानक से बदल सकता है और यहाँ पर बूंदाबांदी के अलावा बरसात हो सकती है। चारू, मैं पर्यटन वाली बात पर वापस आऊंगा कि पर्यटक जो है यहाँ पर जयपुर घूमने आ रहे हैं। आमेर की अगर बात करें तो 20,000 से भी अधिक पर्यटक केवल 2 दिन में जो है घूमने आए। उसके अलावा अगर हम हवा महल के आंकड़ों की बात करें तो वहां भी 15,000 से अधिक जो है पर्यटक घूमने के लिए आए। पर्यटकों की रेलमपेल इसलिए भी है। देखिए चारू, में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मौसम बदला है, चुनावी सरगर्मियां हैं, उसके अलावा तीसरी तरफ जिसका कोई ध्यान नहीं है वो जो शादियों का सीजन है वो आ गया है। शादियों के सीजन से पहले जो प्री वेडिंग फोटोशूट होता है, उसके लिए पर्यटन स्थलों पर अब जगह जगह भीड़ नजर आने लगी है। पर्यटक हैं, उसके अलावा जो है प्री वेडिंग के लिए जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर कई जगह जो है आमेर के अलावा हवा महल हो गया या फिर जल महल या फिर अल्बर्ट हॉल, वहां पर बताने की कोशिश करूं कि इन दिनों जिस तरीके से पर्यटक बढ़े हैं उसी तरीके से शादियों के लिए प्री वेडिंग जो लोग करवाने आ रहे हैं उनकी संख्या है बड़ी है। अब मौसम को लेकर इससे जोड़ा जा रहा है। पहले जब हमने पर्यटकों से बात की थी तो पर्यटकों का साफ तौर पर कहना है कि वो जब यहाँ पर घूमने के लिए आए उन्हें मौसम का पता नहीं था, मगर मौसम उनके लिए सोने पर सुहागा बनकर जो है उनके साथ में आया है। जब वो आए थे तब नॉर्मल मौसम था, मगर सर्दियों के मौसम में जयपुर की एक अलग ही छटा है या फिर जयपुर की एक अलग ही रौनक जो है देखने को मिलती है। जी, तो जयपुर में पर्यटक आकर जो चारों तरफ घूमता है उसे बहुत खुशी का जो है एहसास होता है। पर्यटन स्थलों में अगर हम बात करें तो इन दिनों देखिए आमेर, हवा महल और जल महल के अलावा जो ग्रामीण पर्यटन है जी, कहीं जोर पकड़ता है और ग्रामीण की जो जगह है, चाहे हम जंबा रामगढ़ ले लें या फिर दूसरी जगह ले लें, देखिए इन जगहों पर भी अब पर्यटक जाने लगे हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है। उसके अलावा जो यहाँ के जयपुर के पास के जिलों के जो पर्यटक हैं या फिर राजस्थान के पास के प्रदेशों के जो पर्यटक हैं वो भी जयपुर घूमने के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 या 3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो पर्यटक इसलिए भी बढ़े क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का प्रदूषण का हाल था उसको लेकर जो है पर्यटक यहाँ पर आए थे, जयपुर में घूमने भी आए थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चुनावों के बाद ठीक 2 दिन की जो छुट्टियां पड़ी उसके बाद पर्यटक घूमने के लिए निकले थे और जिस वजह से देखिए छुट्टियां थी और मार्केट में भी काफी चहल पहल जो है वो नजर आई थी। कह सकते हैं कि आगामी दिनों में जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी और भी पर्यटन है वो बढ़े। पीने की जो चीजें हैं
उनकी बिक्रियां बढ़ेंगी। और चलिए बने रहिए हमारे साथ। और जोधपुर से हमारे सहयोगी एक बार भूपेंद्र का भी रुख करते हैं। भूपेंद्र, राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो जोधपुर वैसे भी काफी चर्चाओं में रहता है, लेकिन अगर बात करें पर्यटक स्थलों की तो कौन कौन से ऐसे फेमस जगह है वहां पर जहां लोग सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं? जी देखिए, जहां तक जोधपुर के पर्यटक स्थलों की बात करें तो आजकल जोधपुर में ऐसे पर्यटक स्थल है जो शहर से बाहर है, वहां भी काफी बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। देखिए, उम्मेद भवन, मेहरानगढ़, माचिया सफारी पार्क, ये तो सारे जो पर्यटक स्थल है वो जोधपुर शहर में है और काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच भी रहे हैं। लेकिन आजकल पर्यटक जो है जोधपुर जैसलमेर तो जाते ही हैं जोधपुर से, लेकिन उससे पहले ओशिया में भी काफी अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वहाँ रेतीले धोरे हैं, वहाँ जो तमाम तरह की सफारीज और वो तमाम तरह की सुविधाएं जो जैसलमेर में पर्यटकों को मिलती है वो यहाँ भी मिलना शुरू हो चुकी है। तो काफी संख्या में पर्यटक जैसलमेर के साथ ओशिया भी जाने लगे हैं। ओशिया आज एक अच्छा पर्यटन स्थल जोधपुर में काफी तेजी से विकसित हुआ है। इसके अलावा आसपास के गांवों की बात करें तो काकानी है, उसके अलावा खेजड़ली है और गुड़ा में जो गुड़ा विलेज सफारी है, वहाँ भी काफी संख्या में लोग जो है पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि लोग जब देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ आते हैं तो कलरफुल राजस्थान देखना चाहते हैं। यहाँ की जो ऐतिहासिक और काफी समृद्ध यहाँ की जो रहन सहन और यहाँ की जो लोगों के रहने का कल्चर है उसको देखने के लिए, नज़दीक से देखने के लिए गांव में जाते हैं। यहाँ से एक होम स्टे करते हैं, उनके साथ रात्रि विश्राम करते हैं। काफ़ी गेस्ट हाउस जो है गांव ग्रामीण इलाकों में भी खुले हैं। यहाँ से खेजड़ला फोर्ट आप मान लीजिएगा, उसके अलावा लूनी फोर्ट है, चांदेलाव है, ऐसी जगह विकसित हो चुकी है जोधपुर के आसपास के गाँव में, जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, रात्रि विश्राम वहाँ करते हैं, वहाँ के गाँव के कल्चर को देखते हैं कि लोग वहाँ किस तरीके से रह रहे हैं, उनका रहन सहन किस तरीके का है। तो आजकल काफी पर्यटक जोधपुर शहर के अलावा आसपास के पर्यटक स्थलों में भी काफी समय बिताने लगे हैं। एक समय था जब जोधपुर पर्यटक आता था 1 दिन या 2 दिन, आजकल 3 से 4 दिन जो है पर्यटक जोधपुर में बिताने लगा है। और इससे तमाम जो है पर्यटन से जुड़े तमाम जो लोग हैं उनको काफी उम्मीदें हैं। देखिए, खेजड़ला फोर्ट यहाँ से 70 किलोमीटर है, तो वहाँ यदि एक व्यक्ति जाता है, नाइट स्टे करता है, तो उसको कम से कम 2 दिन चाहिए। ओशिया 70 किलोमीटर है, 2 दिन चाहिए। तो काफी अच्छा पर्यटकों का स्टे जो है जोधपुर में बढ़ा है। इससे तमाम लोगों को एक अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है और इस बार तो अच्छा पर्यटक देखने को मिल रहा है। होली तक जो है ये सर्दियों की सीजन चलेगी, तो सर्दियां होली तक मानी जाती है कि अक्टूबर से होली तक जो है अच्छा पर्यटक, जब तक तेज गर्मी शुरू नहीं होती और बच्चों के एग्जाम शुरू नहीं होते तब तक देसी और पर्यटक काफी अच्छी संख्या में पहुंचते हैं। तो जी भूपेंद्र, आप व्यवसाय की बात कर रहे थे और जैसे कि हम देख सकते हैं कि शादियों का सीजन भी चल रहा है और जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए घूमने के लिए आते हैं लोग यहाँ पर, तो तमाम तरह के जो लोग हैं उनको फायदा होता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि जो ठेले लगे होते हैं या वो घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट गाइड होते हैं, तो उनको खासा फायदा होता है। तो शादियों का सीजन भी चल रहा है। बात अगर करें डेस्टिनेशन वेडिंग की तो जोधपुर में भी लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं आना। जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर भी एक तरीके से, जिस तरीके से उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन बना है, तो जोधपुर भी वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। काफी बड़ी शादियां जो है जोधपुर में हो चुकी है। कल ही एक बड़ा आयोजन जो है मेहरानगढ़ उम्मेद भवन पैलेस में था। तो वेडिंग डेस्टिनेशन जोधपुर में काफी अच्छा जो है, वेडिंग पर्यटक भी यहाँ पहुंचने लगा। जिस तरीके से शादी का आयोजन होता है तो 4 से 5 दिन कम से कम 5 से 10 होटलें बुक होती है, जिनमें 5 स्टार और 2 स्टार होटलें भी शामिल है। तो एक अच्छा पर्यटक वेडिंग की तरफ से भी पहुंचने लगा है। काफी विदेशी और देसी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके से एक विदेशी कपल जोधपुर पहुंचा और उसने बाकायदा पूरा अरेंजमेंट करवाया होटल में कि वो हिंदी जो है भारतीय कल्चर के अनुसार शादी करना चाहते हैं। तो एक अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन जोधपुर बन चुका है, चाहे उम्मेद भवन पैलेस हो या दूसरे छोटे होटल्स हो। बजट के हिसाब से जो है व्यक्ति यहाँ भी वेडिंग के लिए पहुंचने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा बजट वाली शादियां हैं वो ही जोधपुर में होती है, छोटे बजट की भी शादियां काफी जो है देसी लोग जो है यहाँ जोधपुर में आकर करना पसंद करते हैं। तो काफी अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन जोधपुर बन चुका है और अच्छी शादियां यहाँ सर्दियों के सीजन में देखने को मिल रही है। हालांकि गर्मियों में ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी यहाँ जो है भीषण गर्मी रहती है, तापमान 45 तक पहुंच जाता है, तो गर्मियों में काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सर्दियों में एक अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन जोधपुर बन चुका है। जी, तो हमारे साथ बीकानेर से हमारे सहयोगी गिरिराज बढानी भी लाइव कनेक्ट है, उनका भी रुख करते हैं। जी गिरिराज, आपके पीछे भी तस्वीर लगातार देख सकते हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है। क्या कुछ मौसम का हाल है बीकानेर में? मैम, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं
बता दें कि जो कल राजनीति की गर्माहट छाई थी एग्जिट पोल के बाद, वहीं बीकानेर में आज सुबह से कोहरे ने दस्तक दी है और सर्दी बढ़ चुकी है। जहां सर्दी में लोग अपने घरों में अलाव तपकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर थोड़े लोग कम नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नजारा, जहां दूर तक कोहरे छाए हुए हैं और लोग दिन में भी वाहनों की लाइटें जली हुई है। कोहरे से बचने के लिए लोगों ने वाहनों की लाइटें जला रखी है। जी गिरिराज, अगर बात करें टूरिस्ट की तो लगातार पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी कि बीकानेर में भी टूरिस्ट का आना अब शुरू हो गया है। जी मैम, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ, यहाँ टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं। लगातार यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ टूरिस्टों की संख्या बढ़ जाती है। जहाँ बता दें कि ये जो टूरिस्ट है जो लगातार यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल है, जूनागढ़ है, करणी माता मंदिर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, रामपुरिया हवेलियां है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। देशी ही नहीं, विदेशी पर्यटक की संख्या यहाँ सर्दियों में बढ़ जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन, आप शादियों की बात कर रहे थे और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी जो राजस्थान के बड़े टूरिस्ट जगह हैं, फेमस टूरिस्ट जगह हैं, यहाँ पर जो कपल्स है वो आना पसंद करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फेमस डेस्टिनेशंस हैं जहाँ लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो जयपुर में प्लान करते हैं? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि आमेर में सबसे ज्यादा पर्यटक हैं वो अपनी प्री वेडिंग कराते हैं, क्योंकि आमेर महल अपने आप में एक बहुत बड़ा महल है। वहाँ की सुंदरता है वो अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। चाहे वो नीचे ऊपर देखिए, वहां से चढ़ाई से लेकर वो प्री वेडिंग की जो फोटोग्राफी है वो बनवाते हैं, और ऊपर जो झरोके हैं उनमें वो प्री वेडिंग का फोटो शूट कराते हैं। हालांकि देखिए, चारू बताने की कोशिश करूंगा, तमाम जो है ऐसे रेस्टोरेंट या फिर ऐसी जगह बन चुकी हैं जयपुर में जहां पर लोग एक ही छत के नीचे जो है पूरा प्री वेडिंग करा रहे हैं। मगर देखिए, लोकेशन की तो बात ही अलग होती है। अल्बर्ट हॉल के बाहर आप जब भी जाएंगे वहां पर अब जो है आगामी दिनों में, अभी के दिनों में जो है लोग वहां पर प्री वेडिंग फोटो शूट कराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो पूरा मार्ग है रामनिवास बाग के पास में और पीछे का जो नजारा अल्बर्ट हॉल का, वो वाकई में देखने वाला होता है। जो फोटोज में और वीडियोज में जो दिखता है, वाकई में जो है एक अलग ही अंदाज में जो है ये चीजें दिखती हैं। इसके अलावा हवा महल की अगर हम बात करें तो हवा महल के सामने तमाम तरीके के ऐसे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, ऐसे कैफे खुल गए हैं जहां से जो है प्री वेडिंग फोटोशूट जो है लोग करा रहे हैं, और उनके सामने का व्यू जो हवा महल के झरोके उसमें आते हैं। हवा महल की तस्वीर जो उनके पीछे निकल कर आती है वो वाकई में देखने वाली होती है। देखिए, चारू बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। हालांकि आमेर महल में अगर कोई पर्यटक या फिर कोई प्री वेडिंग शूट कपल करवाता है तो उसका अलग से चार्ज दिया जाता है। उसके अलावा वही पड़ता है। उसके अलावा जंबा रामगढ़ समेत नेवटा बांध हो गया। देखिए, इन दिनों नेवटा बांध पर भी जो लोग हैं सर्दी का मजा लेने के लिए जाते हैं या फिर जा रहे हैं। देखिए, वहां पर जो है पानी होता है चारों तरफ, और वहां पर एक छोटी पगडंडी होती है जिस पर मतलब पहाड़ नुमा होती है, उस पर बैठकर जो है वहां के पर्यटक। चलिए निरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक आखिरी सवाल हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई आपसे करना चाहेंगे। बात अगर करें किसानों की तो लगातार ये बातें सामने आ रही है कि पहली मावट हो चुकी है और उसके बाद में किसानों को खासा फायदा हुआ है। बात किसानों की फसलों की करें, रबी की फसलों की करें, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और किन फसलों के लिए ये जो मावट है वो नुकसानदायक है? जी देखिए, किसानों के बारे में बात करें और पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बात करें तो यहाँ जो है इसबगोल, यानी यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसे जो है तारा मीरा कहा जाता है और रायरा कहा जाता है। इनकी फसल जो है यहाँ जो है काफ़ी संख्या में आजकल जो है किसान उगाने लगे हैं। खासतौर से इस सीजन में जब भी माहवट होती है तो एक उम्मीद होती है कि अच्छी फसल होगी इसबगोल की, तो उसकी जो है एक अच्छी फसल यहाँ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। उसके अलावा चना है, गेहूं है, रायरा है, ये तमाम तरह की फसलें तो जो है इस बार जो है बारिश के साथ होती है। सिंचित जगह है वहाँ तो ये होती है, लेकिन जो असिंचित है, जहाँ नहरी या ट्यूबवेल का पानी नहीं पहुँचता, वहाँ मावट का जो है उस फसल पर काफ़ी फायदा होता है। उस फसल का फायदा खासतौर से ये जो मावट है, एक जिस तरीके से एक बार पानी दिया जाता है, वो एक बार पानी जो है कम देने की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद की जाती है कि जब मावट होती है तो अच्छी फसल होती है, उससे अच्छा जो है
फसल प्राप्त होती है, जैसे रायरा हुआ तो उससे का निकाल जो है वो अच्छा होगा। तो ये उम्मीद की जाती है कि किसान यदि 1 से 2 मावट अच्छी हो जाती है तो फसल उसकी अच्छी होती है। इसी उम्मीद में कि 1-2 मावट अभी हुई है, एक आध मावट जो जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट तक हो जाए तो किसानों के लिए और भी अच्छी बात होगी। तो फिलहाल उम्मीद ये है कि अगले 2 दिन में जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है 3 और 4 तारीख को मावट की, तो यदि वो मावट होती है तो एक और अच्छी बात होगी। और उसके बाद अगर दिसंबर में एक आध मावट अच्छी हो जाती है तो और अच्छी उम्मीदें होगी। हालांकि फिलहाल उम्मीद ही जताई जा सकती है, लेकिन हल्की सर्दी के बीच फिलहाल उम्मीदों पर किसान टिका है। जी, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश भी जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते हैं। जी ब्रजेश, सबसे पहली बात तो आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे। ब्रजेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ज्यादा तो 4 तारीख को बता रहे थे। तो हमारे सहयोगी कोटपुतली से गिरिराज नायक भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख करते हैं। जी गिरिराज, आप किसानों की बात कर रहे थे और फसलों की बात कर रहे थे, क्या कुछ फायदा यहाँ पर किसानों को और फसलों को हुआ है? हमारे बात करें सरसों की, बात करें गेहूं की, तो उस फसल को काफी फायदा होगा। और देखो ठंड के साथ में बढ़ते हुए यहाँ कोटपुतली का जो मौसम है एक मंसूरी देहरादून की तरह हो गया। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे समोसे की थैली में किस तरीके से लोग गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं ठंड का। वहीं पे शादी का सीजन भी चल रहा है, उसके लिए लोग यातायात भी करते हैं और यातायात करने के लिए शादियों में जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ दिल्ली जयपुर के लिए बसें मिलती है। उन्हीं में से हमारे साथ में कई और लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। कुछ महिलाएं भी हैं जो उनसे बात कराना चाहूंगा कि वो किस तरीके ठंड में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ यातायात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, एक महिला है जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपने लड्डू गोपाल ले रखे हैं और ठंड इतनी बढ़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे ठंड के लिए? तो है, बारिश अच्छी हुई है। सर मेरी बारिश बस आ गई, मेरे को जाना है। कोई ठंड की गाड़ी आ गई है और ये बोल रही है कि मुझे जाना है। और देखिए ठंड में जो लड्डू गोपाल जो भगवान है उनकी भी ठंड में किस तरीके से इन्होंने कपड़े पहना के ठंड से बचाने के लिए आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं। तो देख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज आपका जुड़ने के लिए और तमाम हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई, निरंजन और इसी के साथ गिरिराज बढ़ानी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई है कि किस तरीके से राजस्थान में जो टूरिस्ट है उनका आना शुरू हो गया है और जो शादी का सीजन है वो भी अपने बूम पे है, क्योंकि राजस्थान एक तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए काफी फेमस है। यहाँ के तमाम जो जिले हैं वहां पर काफी सुंदर नजारे लोगों को देखने को मिलते हैं, अलग अलग फोर्ट्स है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर जो पर्यटक है वो आना खासा पसंद करते हैं।